एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग जो यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम होना है उसके लिए मतलब शाम को 6 बजे यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहे हैं। क्रम से 2015 से 2024 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो इस सीरीज में आपको मिल रहे हैं। हमने 2015 में 2 बार पेपर हुआ था, एक बार एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसको पूरा कंप्लीट करा दिया है 150 क्वेश्चन। फिर 2015 का जो री एग्जाम हुआ उसको भी 150 क्वेश्चन हमने देख लिया, यानी कि 300 क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज से हम लोग 2016 में जो यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो हमने चैनल में प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, उन्हें देख लीजिए। आज ये वीडियो 5 दिन के बाद आ रही है तो थोड़ी कुछ इश्यूज थे, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। आज से आपको ये वीडियो डेली टू डेली शाम को 6 बजे प्रीमियर में मिल जाएगी। तो आप जब ये वीडियो प्रीमियर में चलता रहे उसी टाइम पे जा करके इसको देख लिया करिए। चलिए फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो लाइक वाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, आपका एक सिंगल मिनट यहाँ पे बर्बाद नहीं किया जाएगा। जो भी चीजें बताई जाएंगी काम की, वरना नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, किसी भी कोचिंग वाले के झांसे में मत आइए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इस बात को सोच रहे हैं कि एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होगा तो फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गलत तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब है कि आप उन्हें देखिए किस तरह के क्वेश्चंस किस टॉपिक से बने हुए हैं और उसमें ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ करके सोचिए कि कौन से क्वेश्चंस और बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री से है, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री में भी प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड से है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से निकले हैं ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, सराय नाहर राय जो कि हमारे प्रतापगढ़ में ही है, दमदमा, महादहा या फिर लंघनाज। तो यदि आप इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा दमदमा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि दमदमा नामक स्थान से मध्य पाषाणिक पुरा स्थल मिला हुआ है जो कि हमारे यूपी के पीबीएस यानी प्रतापगढ़ जिले में है, ठीक है। 1982 से 1987 तक यहाँ पे उत्खनन हुआ, यहाँ पे खुदाई करवाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि 41 मानव शवाधान मिले हुए हैं। और इसमें से भी आपको देखने को मिलेगा कि 35 तो ऐसे हैं जिनमें एक ही व्यक्ति दफनाया गया है, जबकि 5 कब्रें इस तरह से मिली हैं जिसमें 2-2 व्यक्तियों को दफनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के जो 2-2 कंकाल मिले हैं इसको सती प्रथा से लेकर के लोग जोड़ लेते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों के ये कंकाल में भी हो सकते हैं, ठीक है। और आगे देखिए कि 2-2 मानव, 5 कब्र में 2-2 मानव समाधान मिले हैं और एक कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। भारत में मानव अस्थि पंजर का कि कब का मिला हुआ है, तो मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आप देखिए, कह रहे हैं कि विंध्यन क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखें, पहला क्या है, पहला कह रहे हैं मोराहना पहाड़ से, दूसरा घघरिया, तीसरा है बघई खोर, चौथा है लेखहिया, ठीक है। यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखहिया, ऑप्शन डी। एक बार यूपीपीसीएस जो आरओ है ना उसके मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको 4 की जगहों के नाम दिए गए थे और उनको पश्चिम से पूर्व जो है वो करना था। और उसमें सबसे पश्चिम में तो हालांकि जो वीरभानपुर है वेस्ट बंगाल का, सबसे पश्चिम में वो कैसे आएगा, वो सबसे पूर्व में आ रहा था कि वीरभानपुर वो दिया हुआ था। और ये अपने मिर्जापुर का है लेखहिया, ये दिया हुआ था। 2 और दिए हुए थे जो अभी मुझे याद नहीं है, हम लोग देखेंगे जरूर उस क्वेश्चन को क्योंकि वो क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री के लायक है, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, लेखहिया आपको हमने अपने मिर्जापुर में मिल जाएगा, अपने यूपी का ही मिर्जापुर है। तो विंध्यन क्षेत्र के मध्य पाषाणिक पुरा स्थलों में से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित लेखहिया नामक शिलाश्रय से आप देखें तो 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं।
जबकि अमेरिका के जॉन आर जो लुकास हैं उनके अनुसार लेखहिया में टोटल 27 मानव कंकालों की प्राप्ति हुई है। तो अगर कोई पूछ ले कि जॉन लुकास के अनुसार लेखहिया से कितने मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है, तो वो हो जाएंगे 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक पुस्तक है, कह रहे हैं कि द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन देखें, डी के चक्रवर्ती, बिल्कुल नहीं, डीपी अग्रवाल नहीं, देखें तो WA फेयर सर्विस इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में भी क्या है ऐसा, बस यही जाने रहिए कि हाँ उसके लेखक वो हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो बौद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म से बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ऑप्शन देखिए, गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या फिर महिपाल। पाल वंश थोड़ा फेवरेट टाइप का वंश पड़ जाता है यूपीपीसीएस का, वो लोग पूछते ही हैं इससे क्वेश्चन। तो देखिए विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे, ये हो जाएगा अपना ऑप्शन सी वाला, यानी कि धर्मपाल। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब यूपीपीसीएस प्री में ही 4 लोगों का नाम दिया गया था, 4 शासकों का, और उसमें आपसे पूछ रहे थे कि बताओ वो कौन से शासक हैं जो मतलब कि जनता के मत के अनुसार चुने गए थे, अर्थात जनता ने उनको शासक बनाया हुआ था, यानी कि गणतंत्र के हिसाब से जो है चुने गए थे। जैसे आज हम लोग अपने प्रधानमंत्री को भले ही इनडायरेक्ट रूप से नियुक्त कर मतलब चुनते हैं, लेकिन चुनते हैं, अपने हेड ऑफ स्टेट को भले ही इनडायरेक्ट रूप से चुनते हैं मगर चुनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मतलब कि कैसे इनडायरेक्ट रूप से चुने, क्योंकि आप देखेंगे कि जो पीएम है ना उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, भले ही उनको संसद हम लोग अपना मतलब बनाते हैं खुद से, लेकिन ये भी तो नियम है ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी पीएम बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य ही ना हो, तो इस वजह से कह रहे हैं। खैर अब देखिए, तो विक्रमशिला विहार के जो संस्थापक थे वो धर्मपाल थे। तो हम आपको बता रहे थे, क्वेश्चन पूछा गया था कौन ऐसे शासक थे जिन्हें जनता ने चुना था, तो उसमें एक पाल वंश के शासक भी हैं। आप मुझे कमेंट करके, हालांकि बहुत इजी सा क्वेश्चन बन जाएगा, ये जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो फिर आप इसको इत्मीनान से बता देंगे कि हाँ यही व्यक्ति रहे होंगे जिनको जनता ने चुना था। खैर आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा वो कौन थे। और ये क्वेश्चन ना केवल पीसीएस ने बल्कि आरओ ने पूछा था, पहले आरओ ने पूछा, उसके बाद फिर पीसीएस ने पूछा है। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। तो देखिए धर्मपाल जो है वो बौद्ध मतानुयायी थे। इनके जो लेख हैं उसमें इनकी जो उपाधि है ना वो देखिए क्या है, परम सौगात। ठीक है, अब देखिए इस बार जो आरओ का एग्जाम हुआ है उसमें 4 लोगों की उपाधियां पूछी गई हैं, जिसमें एक तो मतलब कि देवपुत्र जो कि कुषाण वंश के शासक थे, एक उत्तरापथ स्वामी, दूसरा दक्षिणापथेश्वर ऐसा कोई है ना एक उपाधि वो, और एक जो कविराज समुद्रगुप्त कहा जाता है वो। तो ये 4 उपाधियां पूछी गई थी। तो आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी उपाधियां पूछी गई हैं, जैसे परम सौगात, ये किनकी उपाधि है? तो हमने देखा ये धर्मपाल की उपाधि है। इसके पहले हमने महेश्वर एक उपाधि बताई थी वेंकटफिशस की, तो याद रखिए ये उपाधियां वगैरह इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए, ये जो धर्मपाल हैं इन्होंने विक्रमशिला में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। तारानाथ के अनुसार इन्होंने 50 धार्मिक विद्यालयों की भी स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन मौर्य और मौर्योत्तर काल से बना है। कह रहे हैं कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से मिलता है? ऑप्शन देखें, रॉक एडिक्ट 13 यानी कि 13वें शिलालेख से, या फिर रुमनदेही अभिलेख से, या वेनसांग के विवरण से, या फिर पहले लघु शिलालेख से। तो आपको पता है ना कि जो 13वां शिलालेख है वहां से हमें कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। ठीक है, तो 13वें शिलालेख में अशोक के द्वारा ये कहा गया है कि मैंने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग की विजय की थी। इस टाइप का एक स्टेटमेंट 2024 में जो 22 दिसंबर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। आगे देखिए, इस युद्ध में 1 लाख से भी अधिक व्यक्ति मारे गए और 1.5 लाख व्यक्ति देश से निष्कासित हुए और कई गुना लोग बर्बाद हो गए। यही कारण है कि इनका जो मन है वो द्रवित हुआ था। चलिए आगे देखिए, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। तो गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो क्वेश्चन बना है वो देखिए, फिर से एक उपाधि पूछी गई है, और उपाधि क्या है? पृथिव्या प्रथम वीर। ये किसकी उपाधि थी? ऑप्शन देखें, समुद्रगुप्त, राजेंद्र प्रसाद, अमोघवर्ष, या फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी की। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है आयोग ने मतलब इसको बाहर ही कर दिया था, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिए कि जो हरिसेन है ना उनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है। ठीक है, और इसी प्रयाग प्रशस्ति में आप देखें तो जो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त थे उनके लिए पृथिव्या प्रथम वीर जो है इस तरह की उपाधि मतलब दी गई है। आगे देखिए, ये प्रशस्ति अभी आपको इलाहाबाद में मिल जाएगी। विंसेंट स्मिथ ने जो समुद्रगुप्त है ना उनको भारत का नेपोलियन कहा था। हालांकि विवाद हुआ, इसके कारण इसको आयोग ने मूल्यांकन से बाहर ही रख दिया क्वेश्चन को।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बना है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सूर्य किसके लिए ये शब्द प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन देखिए, शिवाजी, पृथ्वीराज, हेमू या फिर महाराणा प्रताप। तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। तो आप देखिए आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इसका जो उत्तर है वो पृथ्वीराज को माना था। और ये पृथ्वीराज कौन है? तो वही पृथ्वीराज हैं जो संयोगिता का हरण किए थे, जिनको तराइन के युद्ध में पराजित किया गया था। ठीक है, तो वही उन्हीं की बात हो रही है। तो ये चौहान वंश के शासक थे, 1173 में गद्दी पर बैठे। दिल्ली तथा अजमेर के ये शासक थे। समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने राय पिथौरा भी इनको कहा है। ठीक है, आगे देखिए 1191 में पहला तराइन का युद्ध हुआ जिसमें इनकी विजय होती है। हालांकि दूसरे तराइन युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तो जो मतलब तृतीय थे उनको पराजित किया। तृतीय थे या द्वितीय, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, मेरे ख्याल से तृतीय थे। आप मुझे कमेंट करिएगा कंफर्म करके। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बुरी तरह परास्त किया तथा संभवतः वो लड़ते हुए मारा गया। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे मतलब बोल रहे हैं लड़ते हुए मारा गया। फिर आप देखेंगे कहीं कहीं बहुत इनको बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि ये इनको अपने वहाँ ले जाते हैं, राजमहल में ले जाते हैं और अपने एक वो मतलब कि कहा वो सुना होगा ना, दोहा, 4 गज मतलब कि मत चूको चौहान टाइप का जो है, हिंदी का है, अभी मुझे याद नहीं है। खैर कुल मिलाकर के जो मतलब कि दरबारी कवि वगैरह रहते थे ना, वो अपने राजा को, अपने शासक को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके ही बताया करते थे। खैर यहाँ पे जो है वो आप देखिए। और अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन बहुत घिसा पिटा सा है कि हु वॉज कॉल्ड अ स्लेव ऑफ स्लेव, यानी कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? मोहम्मद गौरी बिल्कुल नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश। तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये किसके गुलाम थे? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यही कारण है कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए दिल्ली का जो पहला सुल्तान है वो 1210 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश था। हालांकि दिल्ली में मतलब दिल्ली का जो पहला शासक है वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। वो जो है 1206 या 1210, 1206 में आता है ना, हाँ 1206 में शासक बनता है। लेकिन उसने कभी कोई उपाधि वगैरह नहीं ली थी, इस वजह से वो दिल्ली का पहला सुल्तान बनने की जो मतलब की पदवी है वो खो दिया। तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान है वो इल्तुतमिश कहलाता है। इन्होंने ही अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली में लाया भी था। ठीक है, तो आगे देखिए 1236 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद रजिया जो है वो शासिका बनती है। चलिए आगे देखिए, इससे पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। यही कारण है कि इनको वास्तविक संस्थापक ही नहीं माना जाता है। और इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। ठीक है, मोहम्मद गौरी थे, इनके गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने ही इल्तुतमिश को खरीदा था। यही कारण है कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में पराजित किया था? 1527, 26, 1525 या फिर 1524। तो इस बार जो यूपीपीसीएस आरओ का पेपर हुआ उसमें हल्दी घाटी का युद्ध पूछा गया था। ठीक है, कौन से ईयर में हुआ था? कुछ लोग ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन को लेकर के सोच रहे हैं कि मेरिट जो है 150 पार जाएगी। अब समय बताएगा कितनी जाएगी। चलिए इसका सही उत्तर जाने रही है 1526। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उसके पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि पानीपत का जो पहला युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में किसके द्वारा? तो बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह भी घोषित किया। चलिए आगे देखिए। अब बहमनी और विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन बना है। कह रहे हैं कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो ज्यादा ना सोचते हुए इसका उत्तर जाने रहिए, वो था नगलापुर या नागलपुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें आपकी पहले व्याख्या तो देख लीजिए कि कृष्णदेवराय जिनका समय यानी कि जो टाइम पीरियड है वो 1509 से 1529 है। ये एक महान सेना नायक, विजेता और प्रशासक के साथ साथ कला, संस्कृति और साहित्य के प्रेमी थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ, ये ग्रंथ कई बार पूछा गया है कि किसकी रचना है, तो अमुक्तमाल्यद। इन्होंने अपने इस अमुक्तमाल्यद ग्रंथ में अपने राजनीतिक प्रशासनिक नीतियों के बारे में बताया है।
इनके द्वारा अनेक मंदिर, मंडप और तालाब का निर्माण भी करवाया गया। अपनी राजधानी, क्या थी इनकी राजधानी? विजयनगर, और उसी के निकट नागलापुर या नागलपुर गांव इनके द्वारा अपनी माँ की स्मृति यानी अपने माता जी की स्मृति में बनवाया गया था। बाबर के द्वारा जो उनकी आत्मकथा लिखी गई है तुर्की भाषा में, मतलब उसका नाम है तुजुक ए बाबरी, उसमें जो है ना इन्हीं कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया। कई बार ये क्वेश्चन बना भी है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस शासक के बारे में बात की है, तो वो है कृष्णदेव राय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन बना है कि जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया? तो ये तो चित्रकारी है, ये तो सबको पता है। ऐसे भी कहते हैं कि अगर कई सारे पेंटर मिल करके किसी एक पेंटिंग को बनाएं और उसमें हाथ किसी और के द्वारा, नाक किसी और के द्वारा, आंख किसी और के द्वारा बनाई गई हो, तब भी वो बता सकते हैं कि इस पेंटर यानी फलाने पेंटर ने ये चित्र बनाया हुआ है। तो ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है, लेकिन फिर भी अब लिखा हुआ है तो आप जाने रहिए, क्योंकि हो सकता है स्टेटमेंट ही पूछ लें। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और हमारा ये हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए एक शब्द दिया हुआ है चरमोत्कर्षी, ये वर्तनी हिंदी में पूछी गई थी, आरओ में पीसीएस भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो ये सब काम ना अकबर के अलावा कौन करेगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बाबर और हुमायूं ने संगीत कला को यद्यप प्रोत्साहित किया था, किंतु ये अकबर के टाइम पीरियड में ना अपने शिखर पे पहुंच गई थी। ठीक है, और अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा किससे ली थी? तो लाला कलावंत से ली थी। ठीक है, और मतलब स्वयं भी क्या करते थे? नगाड़ा वादन किया करते थे। और इसी नगाड़ा को ना आपको कहीं कहीं पे नकारा, मतलब नकारा शब्द से भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वो कहाँ स्थित था? ऑप्शन देखें, लखनऊ, दिल्ली, सियालकोट या हैदराबाद में। कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने राज्य की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुगल शासकों ने शिक्षा का भी पोषण किया, और मुगल काल में मकदब जो कि प्राइमरी एजुकेशन और मदरसे की व्यवस्था हुआ करती थी। यहाँ पे शिक्षा प्रदान किया जाता था। विभिन्न मदरसों में विभिन्न मतलब की प्रकार की एजुकेशन दी जाती थी, जैसे लखनऊ का फिरंगी महल मदरसा, और न्याय की शिक्षा के लिए सियालकोट का मदरसा, और व्याकरण की शिक्षा के लिए जो है यही सियालकोट का मदरसा जो है वो प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बना है उसको देखिए। पहला क्वेश्चन, और ये मुगल साम्राज्य के विघटन, यूरोपीय वाणिज्य के स्टार्टिंग यानी डिक्लाइन ऑफ मुगल एरा एंड बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी से बना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो एम्पायर लिखा हुआ है, मैंने एरा कह दिया है, तो आप इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि मुझे एम्पायर पढ़ना नहीं आ रहा है। कुछ लोग आ जाते हैं इस तरह की कॉमेंटबाजी करने। चलिए देखते हैं। कह रहा सर टॉमस मुनरो किस वर्ष में मतलब मद्रास के गवर्नर रहे, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें, 1820 से 27, 1819 से 26, या फिर 1822 से 29, या 1818 से 1825। ठीक है, तो उत्तर पहले जान लीजिए, 1820 से 1827। तो यहाँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएगा कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो भू राजस्व वसूली है इसके लिए कौन सी व्यवस्था लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और इस बार जो आरओ का एग्जाम हुआ था ना, उसमें रैयतवाड़ी और 2-3 और जो है वो पूछे गए थे कि किस क्षेत्र में लागू हुई थी, और उसको ना डायरेक्ट सामने सामने लिखा था, बताना था कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, तो इन सबको थोड़ा देखना ही पड़ेगा आपको। तो देखिए जो मतलब रैयतवाड़ी के जन्मदाता थे ना, वो कौन थे? वो थे टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ठीक है, और ये व्यवस्था कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, मद्रास और मुंबई के कुछ हिस्से में। इसके साथ साथ पूर्वी बंगाल, असम, और असम दुर्ग के भी कुछ मतलब असम साथ में दुर्ग के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिल जाएगी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत आप देखें तो जो ब्रिटिश भारत था, यानी कि ब्रिटिशर्स के अधीन जो भारत था, उसके भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। समझ रहे हैं? आगे देखिए, टॉमस मुनरो ने 10 जून 1820 से 10 जुलाई 1827 तक मद्रास के गवर्नर के रूप में काम किया, और इसका जन्म ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। और इस बार क्वेश्चन पूछा गया था ग्लासगो स्कॉटलैंड से, कौन सा जानते हैं? करंट अफेयर में एक मामला था, वो राष्ट्रमंडल खेल जो है, जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में होना प्रस्तावित थे, अभी वो वहां पे नहीं हो रहे हैं। अब वो कहाँ पे होना है? अब वो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होना है। तो यही वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, आगामी खेल का ये क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर में भी इस बार क्वेश्चन गेम से, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो 3-4 क्वेश्चन गेम से पूछ लिया था, और पीसीएस ने एक को क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो गलती यही हुई कि हम लोग गेम वाला छोड़ दिए थे टॉपिक। चलिए आगे देखते हैं। मैंने इवन जो मतलब की घटना चक्र आई दृष्टि आई थी ना, उसमें भी मैंने खेल वाला कंप्लीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि पिछली बार पूछा नहीं गया था, तो हमें लगा जाने दो, नहीं पूछेंगे। खेल से इस वक्त हो सकता है उनका
जो मतलब माइंड है वो हट गया। खैर सही, आगे देखते हैं। और मैं सोच रही हूँ ना कि जो मंथली मैगजीन्स आती है, जैसे घटना चक्र हो गई या आई दृष्टि का कोई सा भी एक घटना, मतलब कि मंथली मैगजीन, अगर आप लोग कहें तो जो भी मंथली मैगजीन्स आती है कोई एक जो आप लोग कहें, कमेंट करें कि हाँ ये वाली, तो हम लोग उसको ना जैसे ही आया करें उसको अपने यूट्यूब पे कर लें। अगर आप लोग कहेंगे तभी करेंगे, फालतू मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो अभी तो नहीं, यानी कि इस वाले में तो नहीं काम आएगी, लेकिन अगला जो यूपीपीसीएस का प्री होगा या आरओ 2026 में आने की संभावना है, तो उन सब में वो काम आएगी। या अन्य कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ भी काम आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा तो कम से कम लास्ट के 10 महीने 12 महीने तक करंट पढ़ना ही पड़ता है। तो अभी से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आगे 10 महीने के बाद जो एग्जाम होगा ना, उसमें वो आपके बहुत काम की रहेगी। लेकिन आप लोग कहेंगे तभी करेंगे, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि बहुत परिश्रम करना पड़ता है वीडियोज बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, और हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर को चुनाव कीजिए। चलिए कर लेंगे। सूची 1 सूची 2, तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं एक साइड ना वॉर, मतलब कि वॉर दिया गया है, और दूसरी साइड संधि। तो इसको, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। जानते कैसे कैसे आप, मतलब कि अगर 1-2 क्वेश्चन का सही उत्तर पता रहता है ना, तो सामान्य तौर पे ये थोड़ा ट्रिक की वजह से हो जाता है। चलिए देखते हैं। पहले में है पहला कर्नाटक वॉर, और अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो जो पहला कर्नाटक वॉर है ना, वो एक्सला-चैपल की संधि से अंत हुआ था। यानी कि ए का 4, और ए का 4 यदि आप ध्यान से देखें तो कहाँ पे दिया है, ओनली ऑप्शन सी में, ठीक है। कहाँ पे है, केवल ऑप्शन सी में। ये देखिए केवल ऑप्शन सी में, ये क्यों लिखा नहीं रहा, एक सेकेंड, ऑप्शन एक सेकेंड, अब देखिए टिक हुआ, इतनी देर बाद टिक हुआ। खैर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अन्य भी जो है उसको मैच कर लेते हैं। जैसे हमने पहला कर्नाटक वॉर देख लिया, एक्सला-चैपल की संधि से अंत हुआ इसका। एक तो ये टैब में मैं बहुत परेशान हूँ, एक अब छोटा कर लेती हूँ, शायद अब सही बन जाए। हाँ देखिए, पहला कर्नाटक वॉर कब, मतलब कि अंत हुआ, एक्सला-चैपल की संधि से। वहीं हम दूसरे कर्नाटक वॉर की बात करें तो आप जब देखेंगे कि दूसरा जो कर्नाटक वॉर है वो कैसा रहा, तो ये जो दूसरा कर्नाटक वॉर है ये पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ, या फिर हाँ दूसरा जो कर्नाटक वॉर है ये नहीं होगा, ये तो दूसरा वाला तो दरअसल ना ये अनिर्णायक था, ठीक है। तीसरा जो कर्नाटक वॉर है वो पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और जो पहला मैसूर का वॉर है इसमें आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स की हार हुई थी, ठीक है। तो इसका जो मैच होगा वो होगा कि पहला कर्नाटक वॉर एक्सला-चैपल की संधि के साथ समाप्त हुआ, दूसरा जो कर्नाटक वॉर है उसमें ना कोई हारा ना कोई जीता, तीसरा कर्नाटक वॉर जो है ये पेरिस की संधि के साथ फिर इसका वॉर का अंत ही हो गया, और जो पहला मैसूर वॉर है उसमें ब्रिटिशर्स की अच्छी तरह से हार हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। कब हुआ था ये भी एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यूपीपीसीएस आरओ का 2021 में जो पेपर हुआ था ना उसमें पूछा गया था। हालांकि सेकंड वाला सब पूछा गया था, जैसे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर पूछा गया था, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर पूछा गया था, और सेकंड ही और कोई भी पूछा गया था। तो इसमें इस बार हो सकता है पहला वाला पूछ लें। देख लीजिए, जैसे पहला कर्नाटक वॉर 1746 से 48 तक हुआ, ठीक है। दूसरा जो कर्नाटक वॉर है वो देखिए 1749 से 54, तीसरा कर्नाटक वॉर 1758 से 63, और पहला जो मैसूर वॉर है वो 1767 से 69 के मध्य हुआ था, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं डलहौजी की विलय नीति का पहला शिकार कौन हुआ था, तो ये सबको पता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि डलहौजी की जो विलय नीति है उसका पहला शिकार कौन हुआ था, झांसी, सतारा, करौली या फिर संबलपुर। तो कौन हुआ था ये, तो आप देखें ईमानदारी से, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले इसका जो शिकार हुआ था ना वो सतारा हुआ था। कौन हुआ था, सतारा। कब हुआ था, 1848 में, ठीक है, 1848 में। वहीं यदि हम लोग जो अन्य ऑप्शन है उनकी बात करें तो जैसे जैतपुर और संभल है, तो संभल इसमें दिया नहीं है, वो 1849 में। वहीं यदि हम लोग बघाट की बात करें तो संभल ये दिया तो है संभलपुर, ठीक है, तो यही है संभलपुर। इसको यहाँ संभल लिख दिया है ना, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हालांकि ये संभलपुर हो या संभल ये बात एक ही हुई 1849 में, ठीक है, 1849। और वहीं हम लोग यदि बघाट की बात करें तो बघाट इसमें नहीं दिया है, ये है 1850। झांसी की यदि हम बात करें तो वो देखें 1853। इसी वजह से तो झांसी की रानी जो है टूट पड़ी थी कि ना ये सब नहीं होगा। नागपुर जो है वो 1854 में शामिल हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अब जो क्वेश्चन है ये सामाजिक सांस्कृतिक जनजागृति निम्न जाति मजदूर संघ किसान आंदोलन और अन्य आंदोलन से बना हुआ है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पश्चिमी भारत में डीके कार्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? ऑप्शन देखें, और डीके कार्वे से 2023 के प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा या फिर विधवा पुनर्विवाह। तो आप देखिए जो डीके कार्वे है ना, इन्हें वुमेन एजुकेशन और विडो रिमैरेज के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, प्रोफेसर ढोंढू केशव कर्वे ने 1906 में बंबई में पहले महिला विद्यालय और 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। डीके कर्वे का संबंध विधवा पुनर्विवाह से भी है। आयोग ने हालांकि इसको फिर अपने उत्तर में 2 ऑप्शन सही माना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ये स्वतंत्र संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन से बना हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? डायरेक्ट देखते हैं कौन हो जाएगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद और रफ़ी अहमद किदवई। तो क्या हो जाएगा? ये उत्तर ए वाला हो जाएगा, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। कब हुआ था ये खिलाफत आंदोलन? तो ये 1919 में हुआ था। और इसी कई बार ना खिलाफत आंदोलन और वो क्या बोलते हैं 1920 में जो हुआ था, क्या नाम था उसका 1920 में, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। खिलाफत आंदोलन के जस्ट बाद जो 1920 में हुआ था, चलिए आप कमेंट करके बताइएगा, अभी मुझे जस्ट मेरे माइंड से स्किप कर गया। और जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया जो 1930 में हुआ था, ये भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। इन सबको ना क्रम से दे देते हैं, क्रम से नहीं देते हैं, उल्टा सीधा देते हैं, बताते हैं चलो क्रोनोलॉजी में लगाओ। ठीक है, तो 1920, हाँ याद आ गया मुझे, असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1920 में जो हुआ था वो था असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इस तरह से आंदोलन दे देते हैं जो कि आपको क्रम में लगाने को रहते हैं, जैसे इस बार भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसको आप देख लीजिएगा, पीडीएफ हमने मतलब बहुत पहले ही भेज दी थी अपने टेलीग्राम चैनल में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि देवबंद आंदोलन जो कि यूपी के संयुक्त प्रांत पहले नाम था हमारी यूपी का, बाद में ये जो है अभी यूपी हुआ है, इसमें किस वर्ष में जो है देवबंद आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है। 1900 में, 1888, 1885 या 1866? आपने ध्यान से देखा होगा तो इस बार पूछा गया था कि 1885 में जब हमारे मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस टाइम पे वायसराय कौन था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। रोथवे डफरिन। पहला वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो हमें लगते हैं कि ये तो एरू गैरू क्वेश्चंस है, इसको कौन पूछता है, ये सारे क्वेश्चंस इस बार आरों ने पूछ लिए थे। ठीक है, तो चलिए इसका जो सही उत्तर है वो जाने रहिए, ये हो जाएगा 1866। ठीक है, तो जो देवबंद आंदोलन है ये 1866 में स्टार्ट हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो संयुक्त प्रांत में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा 1866 में यूपी के देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना हुई थी। और ये आंदोलन मूलतः मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने, अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति के विरोध में चलाया गया था। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसका अविस्मरणीय योगदान है। 1888 में देवबंद में उलेमाओं ने सर सैयद अहमद खान की संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध फतवा जारी किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है क्रोनोलॉजी में। तो ध्यान से देखिए कि मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा 1923 में गठित जो पार्टी थी उसका नाम क्या था? ठीक है, इंडिपेंडेंस पार्टी बिल्कुल नहीं थी, गदर बिल्कुल नहीं थी, स्वराज या फिर इंडियन नेशनल पार्टी, तो ये हो जाएगा अपना स्वराज पार्टी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। तो इसकी असफलता के बाद आप देखें, इसी के बाद जो है कांग्रेस के विरोध में ये जो स्वराज पार्टी है इसका गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इस पार्टी का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम ना करने देकर मतलब कि 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। और ये वही 1919 का भारत शासन अधिनियम है जिसके बाद, जिसे मतलब कि काला कानून कहा जाता है, जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं, और जिसके विरोध में जो है आप देखेंगे कि जिसका विरोध कर रहे लोग थे, हालांकि इसका क्या विरोध कर रहे थे? सैफुद्दीन किचलू और एक लोग और थे, उनका विरोध कर रहे थे जलियांवाला बाग में, और वहीं पे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर
क्या कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में अपनी जो नाइटहुड है उसकी उपाधि को त्याग दिया था। अगर आपने ध्यान से प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा तो 2021 में जो RO का एग्जाम हुआ था मेंस वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट में, ठीक है। एक तो यही पूछा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड उपाधि है वो मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दिया था, और कारण दिया हुआ था कि क्योंकि वो इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहते थे, जबकि ऐसा नहीं था। कारण क्या था? कारण ये था कि वो मतलब कि विरोध प्रदर्शित कर रहे थे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि किसके विरोध में, तो जाहिर सी बात है 1919 में जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था वो हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन बी वाला, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये आप सबको पता ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का नाम क्या था? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार पूछा गया है। तो रेड शर्ट्स या लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता है कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ठीक है। इसी के दौरान तत्कालीन जो हमारा पश्चिमोत्तर प्रांत है ना, पश्चिमोत्तर भारत है, वहां पे पश्तून जिनको पठान कहा जाता है, इनके द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध में खुदाई खिदमतगार यानी कि खुदा के बंदे आंदोलन जो है, इसको जिसको लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं, ये चलाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा चलाया गया था? तो अभी हमने देखा कि खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया, और सबसे बड़ी बात कि इनको सीमांत गांधी जो है वो कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि भौतिक मतलब हम लोग भारत के भूगोल पे आ गए, इंडियन ज्योग्राफी पे। तो भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र और मानव भूगोल से क्वेश्चन बना है। पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 ओवरऑल, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? यानी कि ऐसा नहीं है कि आजकल परसों में बनी है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, विंध्यन, कुडप्पा, गोंडवाना या धारवाड़। तो ये हो जाएगा अपना गोंडवाना, ठीक है, ऑप्शन डी। तो यदि हम प्राचीनतम से नवीनतम की बात करें तो सबसे जो प्राचीन है वो तो आर्कियन है, फिर धारवाड़ है, फिर कुडप्पा है, फिर विंध्यन है, फिर गोंडवाना है, फिर दक्कन ट्रैप, फिर तरसरी, फिर क्वार्टनरी। तो आप इसको ना क्या कर सकते हैं याद करने के लिए, तो जो हमारे मतलब ABCD है ना उसके लेटर्स लिख सकते हैं, जैसे ADK, ठीक है, VG, ठीक, ADKVG, फिर DT एंड Q या K, कुछ भी लिख लीजिए। अब जाहिर सी बात है बड़ा सा है, अब या तो आप इसको मतलब कि जैसे ये सब तो हमें पता ही रहता है ना, जैसे A से हम आर्कियन समझ ही जाएंगे, D से हम लोग धारवाड़ जान ही जाएंगे। क्यों ये सब कर लेंगे? क्योंकि हमें पता है ना कि जो हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो एक मतलब कि ऑप्शन के साथ रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती का लिखना रहेगा, सब ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग अगर ADKVGD TQ याद कर लें, जो कि बहुत टफ टाइप का काम हो जाता है, क्योंकि मतलब इतनी सारी चीजें हैं, थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन मतलब कि 1-2 बार जब देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो हमें कम से कम चीजें लिखी रहेंगी तो क्रम तो हम लोग कर लेंगे आसानी से। तो ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता कोई बात ही नहीं। जैसे A से आर्कियन हो जाएगा, D से हो जाएगा धारवाड़, K से हो जाएगा कुडप्पा, V से विंध्यन, फिर आप देखिए G से हो जाएगा गोंडवाना, D से दक्कन ट्रैप, और इधर T से टर्सरी और Q से क्वार्टनरी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब 2 लिस्ट का क्वेश्चन है, एक साइड आपको माउंटेन यानी पर्वतीय दर्रे दिए हैं, दूसरा राज्य दिया है। अब देखिए ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, माउंटेन जो दर्रे है ना, इसका क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था PCS RO में। पिछली बार भी RO ने पूछ रखा था, उत्तर से दक्षिण वाला पूछा था, जो हमारे दक्षिण भारत के दर्रे हैं वो। हमने दर्रों की एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं, सारे ट्रिक के माध्यम से हमने उसमें दर्रों को बताया हुआ है। इसी चैनल पे बना हुआ है, UP पेट के लिए वीडियोस बना रहे थे, उसी में मैंने बनाया हुआ है, हालांकि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत काम की वीडियो है। हो सकता है मैं अपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट मतलब कि उसको पिन तो नहीं कर सकती अभी, थोड़ी दिक्कत ही चल रही है मेरे चैनल के साथ, तो उसको ना मतलब कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको वीडियो, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एक साइड माउंटेन पासेस दिया है, दूसरा स्टेट दिया है, तो चलिए मैच करेंगे। क्या है, कह रहे हैं माड़ा, नाथुला, जोजिला और शिवकिला। तो मानाला, नीतीला, धर्मा, ये सभी आप देखेंगे तो कहाँ का है, ये सभी उत्तराखंड का है, ठीक है। तो चलिए इसको मैच करते हैं। पहले को यदि आप मैच करेंगे तो ये हो जाएगा D वाला, ठीक है, यानी कि 4। तो A का 4 कहाँ दिया है, थोड़ा सा और ऊपर करूँ तो आपको दिखेगा A का 4 कहाँ पे दिया है। तो A का 4 देखिए 3 जगह दिया है, यानी कि केवल एक से तो आपका केवल एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। तो चलिए ये सब इजी सा है, हम सब देख लेंगे। नाथुला यदि आप देखें तो ये सिक्किम का है, तो इसको यहाँ मिलाया, नाथुला हो जाएगा सिक्किम, यानी कि B का 1, और B का 1 कहाँ दिया गया है,
तो बी का 1 जो है आप देखिए 2 जगह दिया है, तो कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। फिर देखिए जोजिला और शिपकिला, तो शिपकिला तो हिमाचल प्रदेश का है, तो डी का 3 कहाँ है, डी का 3 यहाँ पे है। तो चाहे कुछ पता होता है या नहीं, केवल ये पता होता कि डी का 3 है, तो हमारा ये क्वेश्चन 1 सेकंड का था, ठीक है। तो जोजिला तो अपने जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए जोजिला, शिपकिला, चुम्बी घाटी या फिर बनिहाल, तो ये हो जाएगा अपना जोजिला, ठीक है। तो जोजिला जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये जास्कर श्रेणी में मिलेगा और इससे होकर के श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है। शिपकिला दर्रा आपको, अगर शिपकी ला लिखा हुआ है तो दर्रा लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ला का मतलब ही होता है दर्रा। ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, जबकि बनिहाल देखिए पीर पंजाल श्रेणी में है, ठीक है। और इससे होकर के जम्मू से श्रीनगर को रास्ता जाता है, ठीक है। तो जो बनिहाल है इससे जम्मू से श्रीनगर का रास्ता जाता है, जबकि चुम्बी घाटी जो है तिब्बत में सिक्किम और भूटान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। मुझे नहीं लगता कि ये किसी को मतलब कि कंफ्यूज करेगा, हालांकि अगर नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूज तो कर ही देगा। और चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन का विकल्प, उटक मंडल, अन्नाईमुडी, डोडा बेटा या महाबलेश्वर। मैं दूसरी वाली बता दे रही हूँ कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ी 3 मतलब कि राज्यों के ट्राई क्षेत्र पे है। कौन कौन से राज्य हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, सब मैं ही क्यों बताऊं। चलिए फिलहाल के लिए इसका सही उत्तर जाने रहिए कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नाईमुडी है, ठीक है। इसी को अन्नामुडी भी कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ देखिए सबसे ऊंची चोटी है और ये पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पे है। ऊंचाई देखे रहिए 2695 मीटर है और दूसरी तो हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नहीं पे ध्यान बना के रखिए। तो डैम दिया हुआ है और नदी, चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा नदी पे है, तो ठीक ही बात तो है। तिलैया बांध कह रहे हैं कुनार नदी पे, तो यही तो गलत है, तिलैया कुनार पे नहीं है, किस पे है, तो ये आपको मिल जाएगा, कौन सी नदी है एग्जैक्ट, कुनार नहीं है, और ये एक सेकंड बराकर नदी है। हाँ ध्यान से देखिए, तिलैया जो है ये बराकर नदी पे है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है। गांधी सागर आपको चंबल नदी पे मिल ही जाएगा, नागार्जुन सागर आपको कृष्णा नदी पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजना और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बना हुआ है। इस बार एग्रीकल्चर से भी 4-5 क्वेश्चन आर ने पूछे हैं और सबसे ज्यादा तो आप देखिए कोई एक टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन गया है वो है सेंसस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहे हैं, कहना निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, हमें रॉन्ग बताना है। तो ये जो है ना, जो पवन है उससे बना हुआ है कि कौन सी पवन कहाँ पे चलती है। तो ये सब एक टाइम था जब मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हुआ करते थे, कई सालों से रुका हुआ है, तब हो सकता है कि फिर से उस क्रम को दोहराया जाए। तो इस वजह से मतलब कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते आप, मतलब पैटर्न कुछ भी आ सकता है, उनका जो मन करेगा वो पूछ सकते हैं। जिस तरह के पेपर को कोई मतलब सोचा भी नहीं था उस तरह का क्वेश्चन आर ने पूछा है। चलिए तो फॉन है, बोरा है, मिस्टल है, खमसिन है, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए बोरा ही गलत है, क्यों, क्योंकि बोरा जो चलती है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो बोरा आपको मिलेगी इटली में, जबकि ये कहाँ कह रहे हैं, पोलैंड में, ठीक है। तो ये इटली के हैं। और जो अन्य है जैसे फॉन, ये आल्प्स पर्वत के नजदीक चलती है, एकदम ठीक है। और मिस्टर राइन घाटी, और खमसिन जो है ये कई बार पूछी गई है, मिस्र में चलती है, ठीक है। चलिए बताइए लू कहाँ चलती है। चलिए आगे देखिए। और अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। चलिए सबसे कम कहाँ होती है मैं आपको बता रही हूँ, सबसे अधिक कहाँ होती है आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन देखें, कोलकाता, मैंगलोर, चेन्नई या फिर दिल्ली। क्या हो जाएगा, चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। कम मतलब कितनी, तो 40 सेंटीमीटर। यह महानगर उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं से सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो प्राप्त करता है, कौन से महीने में, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खनिज संसाधन से क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ये पहले भी शायद वही रहा होगा, आज भी वही है। फिलहाल के लिए इस तरह की गलतियां नहीं करिएगा, आपको देख लेना चाहिए जब भी इस तरह की चीजें आती हैं, तो जब मतलब करंट में जो न्यूज आई रही है, करंट में जो चीजें हुई रही उसी तरह के क्वेश्चंस को टैकल कीजिएगा। तो चलिए देख लीजिए, फिलहाल के लिए इसका उत्तर उस टाइम के हिसाब से श्रीलंका था, ठीक है।
और अभी देखिए 2019 तक के आंकड़े इसमें दिए हुए हैं और 2019 के आंकड़ों के अनुसार आप देखेंगे तो अभी जो है ना वो सबसे बड़ा निर्यातक देश चाइना बन के उभरा है, उसके बाद फिर भारत और श्रीलंका है। लेकिन जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो सबसे पहला काम है कि इस तरह की चीजों को अपडेट कर लें अपने मेमोरी में। चलिए परिवहन से क्वेश्चन बनाए। कर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, रॉन्ग बताना है। एक साइड बंदरगाह है, दूसरी साइड देश है। आपको पता होगा कि अगर आपने पिछली बार का यानी कि जिस एग्जाम को अभी हम लोग 27 जुलाई को दिए, उसके पहले का जो एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हुआ था उसमें रॉटरडैम बंदरगाह के बारे में स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना हुआ था। तो देखिए पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, बाद में भी पूछा गया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं PYQs, ठीक है। तो रॉटरडैम बंदरगाह कह रहे हैं कि नीदरलैंड में है, तो नीदरलैंड में है कि नहीं, बिल्कुल है, पहला तो ठीक है। दूसरा कह रहे हैं इगारका और ये कह रहे हैं चाइना का है। बताओ भला इगारका कब से चाइना का हो गया, ये तो मेरे ख्याल से रसिया का है ना, रूस का है। फिर मॉन्टेविडियो उरुग्वे का है, जकार्ता इंडोनेशिया का है, ये एकदम ठीक है। तो आप देखिए रॉटरडैम जो है ये कहाँ आपको मिलेगा, तो ये राइन नदी के मुहाने, और इसी राइन नदी से क्वेश्चन बना भी था, ठीक है, इसके मुहाने पर बसा है नीदरलैंड में, और ये सबसे बड़ा और व्यस्ततम नदी बंदरगाह भी है। जबकि इगारका जो है ये रूस में यनीसी नदी के मुहाने पे 673 किलोमीटर दूर स्थित एक नदी बंदरगाह है, ठीक है। इस बार तो भारत देश के बंदरगाहों से क्वेश्चन बना हुआ था, 4 बंदरगाह थे, 4 तरह के उसके मतलब उसकी जो है विशेषताएं पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन सम्मिलित है, कौन से वो 3 शहर हैं ये बताना है। तो ये तो अपना आगरा, जयपुर और दिल्ली ही है, इसमें क्या है ऐसा जो मतलब कि बहुत ज्यादा बताया जाए। अब देखिए विश्व के भूगोल से क्वेश्चन बन रहा है, पहले तो ब्रह्मांड और सौरमंडल से क्वेश्चन बना है, बहुत टाइम हो गया है इस सेगमेंट से क्वेश्चन नहीं बना है, तो हो सकता है आगे बन जाए, ठीक है। और इसमें क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी की परिक्रमण ध्रुवी यानी कि ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, कितने डिग्री में झुकी होती है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दीर्घवृत्तीय धुरी 23.5 डिग्री पर, ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो ठीक है इसका। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, कहाँ पे 66.5 डिग्री झुकी है ये भी मुझे बताइएगा आप। और इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर काट रही है, ठीक है। और अपने अक्ष पर ये एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है तो ये भी देख लीजिए 24 घंटे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार बना हुआ है कि बिग बैंग थियरी जो है ये किसके द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी, मतलब सॉरी जो बिग बैंग थियरी है ना ये किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन देखें, स्तनधारी जीव बिल्कुल नहीं, हिमयुग बिल्कुल नहीं, हाँ ब्रह्मांड हो जाएगा, यानी यूनिवर्स की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा की गई है। तो पहले तो ये भी देख लीजिए कि ये जो बिग बैंग थियरी है ये ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति से रिलेटेड है। प्रतिपादन इस सिद्धांत का बेल्जियम के खगोल शास्त्री और पादरी थे जिनका नाम है जॉर्ज लेमेतेयर ने 1894 से 96 के द्वारा किया गया था। आगे चल करके इसको किसने जो है बहुत अच्छे से व्याख्या किया है वो आप मुझे जरा बताइए। तो बिग बैंग थियरी को हम लोग ज्यादातर किसके नाम से जानते हैं। चलिए स्थल मंडल की हम लोग बात करेंगे, और स्थल मंडल में क्या है क्वेश्चन कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक साइड घास मैदान है, दूसरी साइड महाद्वीप है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते रहे, बस इसी साल नहीं पूछा गया आरओ में, बाकी हमेशा बनता है, ठीक है। तो रट लीजिए एकदम कुल मिलाकर के। सबसे पहले जो आपको कंफर्म हो इस तरह के क्वेश्चंस में वही सबसे पहले देखना चाहिए। जैसे आप देखें तो हमें पेरिस एकदम कंफर्म है कि नॉर्थ अमेरिका का है, ठीक है। हालांकि मुझे सब पता है, मतलब ये सब याद ही है एकदम से, बहुत ज्यादा बार पूछा गया तो याद हो ही जाएगा। तो पेरिस जो है वो नॉर्थ अमेरिका का है, तो हम सी का 1 पहले ही लगा लेंगे, कहाँ पे है ए में, तो बस और आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है अगर ये वाला हो गया तो। पर अन्य जो है उन्हें भी देख लेते हैं, तो इसका उत्तर जो है वो ए हो जाएगा। ये देखिए इसका उत्तर ए दिया भी है, चलिए देखते हैं। तो लानोज की यदि हम बात करें तो ये तो भैया दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है। स्टेपी कहाँ का है, तो ये स्टेपी जो है ये हो जाएगा यूरोप का। प्रेरीज हमने आपको बता ही दिया, वर्ल्ड हो जाएगा अफ्रीका का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में उत्तरी भारत को जिस अन्य नाम से जानते हैं वो क्या है। और किसकी बात कर रहे हैं, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, कर्नाटक तट, मालाबार, कोंकण या फिर कोरोमंडल। तो अगर हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करेंगे तो ये तो हो जाएगा अपना कोंकण, ठीक है। तो आप देखिए आपने देखा होगा कि जो हमारा पश्चिमी घाट है ना उसमें जो उत्तर से दक्षिण तक जो है ना, ये कितना गंदा बना हुआ है, उनको अलग अलग नामों से उन तटों को जानते हैं, ठीक है। कैसे बन रहा है, जबकि मैं दक्षिण भारत का मैं कम से कम काम चलाऊं तो बना ही लेती हूँ, ठीक है। तो एक सेकेंड, इस बार ये फाइनल है,
हाँ तो फाइनल है तो ठीक बन भी तो गया, ठीक है। तो जब हम लोग इसको बना के देखते हैं ना तो हम इसे 3 नामों से जानते हैं। जैसे सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा कौन सा, तो ये जो है गुजरात से लेकर के गोवा तक, और इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोंकण तट, ठीक है। क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है कोंकण तट, ठीक है। फिर आप इसके बाद जो है मतलब कि गोवा से, ये गुजरात है, ये है गोवा, फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा आता है, यहाँ पे आता है कर्नाटक। तो इसको क्या कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, ये इसको कोंकण कहते हैं। गोवा से लेकर के कर्नाटक वाले भाग को क्या कहते हैं, अभी याद आएगा बताएंगे। कर्नाटक से लेकर के जो ये केरल वाला हिस्सा है, केरल यहाँ नहीं आता, यहाँ पे आता है, तो ये जो केरल वाला हिस्सा है, एक सेकेंड वरना कंफ्यूज होंगे, तो ये कर्नाटक से केरल वाला जो हिस्सा है ना, इसी को कहते हैं यहाँ पे मालाबार तट। क्या कहते हैं, मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट। और ये जो मानसून हमारे यहाँ आता है सबसे पहले यहीं पे उपस्थिति उसकी होती है जून के पहले सप्ताह में। ये वाला मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ये कोंकण कन्नड़ तट कहते हैं, याद आ गया मुझे, इसे कहते हैं कन्नड़ तट, ठीक है, कन्नड़ तट। तो ध्यान से देखिए, गुजरात से गोवा वाला जो तट है उसको क्या कहते हैं, कोंकण कहते हैं। वहीं अगर हम लोग गोवा से कर्नाटक वाले तट की बात करें तो इसको कन्नड़ तट कहा जाता है। यदि हम लोग कर्नाटक से केरल वाले तट की बात करें तो इसको कहा जाता है मालाबार तट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और यहाँ पे देखिए आपको दिया भी गया है हालांकि, तो इसको आप देख लीजिएगा, मैंने बता तो दिया ही है मैं बना करके। जलमंडल से क्वेश्चन क्या बना है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और रही अर्थात घटते हुए क्रम में। चलिए कर लेंगे, ऐसा क्या है, ऑप्शन क्या है, ग्रेट बियर, तो बैकाल, सुपीरियर, विक्टोरिया, यानी कि सबके सब विदेशी झील हैं। सुपीरियर झील के बारे में और जो चीजें हैं उनको थोड़ा देख लीजिएगा, विक्टोरिया झील के बारे में देख लीजिएगा, किन देशों के मध्य ये पड़ जाती है। विक्टोरिया वाला तो पूछा भी गया था, आरओ में ही पूछा गया था, ठीक है, जो 2000 मतलब कि 24 को हुआ था, 11 फरवरी को। तो इस वजह से थोड़ा देख लीजिएगा किन किन देशों की सीमा पे है। चलिए देखते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा तो जरूरी होगा कि सुपीरियर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो इसको तो सबसे पहले ही लगा देना चाहिए। कहाँ पे है, 4 जो है 2 जगह पे है इन दोनों में, तो 2 ऑप्शन तो इलिमिनेट ही हो गए। अब 2 ही ऑप्शन है, ना भी समझ आए तब भी तुक्का ही मार के आना है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन छोड़ने नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी तो सुपीरियर ही है। यदि हम सुपीरियर की बात करें तो उसके बाद जो आती है वो आती है विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया दूसरे पे आ जाएगी। उत्तर तो इसका ए हो जाएगा। तीसरे पे आएगा अपना तीसरे पे आएगा बैकाल, और पहले पे आएगा ग्रेट बियर। तो ग्रेट लिखा है तो इस वजह से उसको ग्रेट मान के आप पहले पे मत रख दीजिएगा कि सबसे बड़ी है, नहीं, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी है सुपीरियर, दूसरे पे है विक्टोरिया, तीसरे पे है अपना ग्रेट बियर, और तीसरे पे है अपना बैकाल, बार बार गलत हो जा रहा है, ठीक है। फिर से देखिए, सबसे बड़ी सुपीरियर है, बल्कि क्रम से लगाते हैं ज्यादा ठीक रहेगा। सबसे बड़ी सुपीरियर है, देन विक्टोरिया है, तीसरे पे आती है बैकाल, चौथे पे आ जाती है अपनी ग्रेट बियर, ठीक है, जीबी। इस तरह से इसका क्रम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये सब देख लीजिएगा कहाँ पे है। देखिए यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था 11 फरवरी 2024 को कि विक्टोरिया लेक जो है 3 देशों की सीमा पे है, कौन कौन से हैं वो, युगांडा, केन्या, तंजानिया। हालांकि उन्होंने उत्तर गलत दिया हुआ था, उन्होंने जो विकल्प दिए थे वो गलत दिए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्योंकि वो स्टेटमेंट में बना हुआ क्वेश्चन था, वरना आप सोचेंगे विकल्प गलत था तो उत्तर कहाँ से निकला, तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा था ना। चलिए मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन क्या बना हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र और कंट्रीज का नाम दिया है, उसको आपको क्या करना है, मैच करना है। चलिए देख लेते हैं, अब दिख रहा है। चलिए, एक साइड औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरी साइड देश है। किनकी, कैंटन, लॉरेन और बेलोहौरी जॉन्टले। कुछ पता हो या ना पता हो, सबको लॉरेन जरूर पता होगा, क्योंकि ये जो लॉरेन है ना ये बहुत फेमस है, और कहाँ का है, जाहिर सी बात है कि फ्रांस का है, ठीक है। तो लॉरियल पेरिस करके चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आलिया भट्ट को बनाया गया था। तो चलिए देखिए, लॉरेन जो है ये फ्रांस का है, तो सी का 4 कहाँ पे दिया है, जहाँ पे दिया हो उसका उत्तर यही हो जाएगा। केवल एक में दिया है, ऑप्शन ए में, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। जानना मतलब चारों पता हो जरूरी ही नहीं था, बस एक पता है था, और ये तो मेरे ख्याल से सबको पता था। कैंटन, किनकी, इन सबको देखिए, तो किनकी कहाँ का है, ये आपको जापान में मिलेगा। कैंटन जो है ये कहाँ का है, चाइना का है। यदि बेलो हॉरिजॉन्टले की बात करें तो ये कहाँ का है, ब्राजील का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक साइड केंद्र दिया है, दूसरी साइड खनिज दिया हुआ है, कौन सा खनिज कहाँ पे मिल जाता है, चलिए देखते हैं। इस बार तो कोयले के बारे में पूछा गया था, 4 स्थान दिए हुए थे और पूछ रहे थे कि ये यहाँ का है कि नहीं, ठीक है। चलिए
कह रहे हैं कि माकुम, तो माकुम जो है और आगे लिखा हुआ है, हालांकि इसको हमें मैच करना है तो हम लोग सिर्फ मैच ही करेंगे। दूसरा है डल्ली राजहरा, तीसरा है कोरापुट, चौथा है चित्रदुर्ग। सिर्फ इतना ही मत याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या मिलता है, बल्कि ये भी याद रखिएगा कि कौन सा जो क्षेत्र है वो किस जिले में, सॉरी किस राज्य में, जैसे आसाम का है माकुम, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ का है, कोरापुट कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, चित्रदुर्ग कर्नाटक का है। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उड़ीसा का हो। फिलहाल के लिए ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, देख लीजिएगा। और चलिए इसको मैच करते हैं। जैसे मकून जो है असम का है और ये किस मिनरल के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा कोल। ठीक है, कहाँ गया, ये देखिए एकाटू। ठीक है, यदि हम डल्ली राजहरा की बात करें तो ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। कोरापुट जो है ये मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का ही है, एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। जो कोरापुट है ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। चित्रदुर्ग जो है कर्नाटक का है और मैग्नीज के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं तातीपा का तेल शोधनशाला कहाँ है। ये तो बहुत घिसा पिटा सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आंध्रा में। ठीक है, और इसी को कहते हैं ONGC तेल शोधनशाला। इसी ने ही आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में मतलब कि खोदा था इसको। चलिए अब पूछ रहे हैं कि नीलांग घाटी किस राज्य में है। ऑप्शन क्या है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू या उत्तराखंड। तो ये हो जाएगा यूके। तो यूके इट मीन्स उत्तराखंड, नॉट यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या कह रहे हैं आपसे, तो ये देखिए ये जनजातियों से क्वेश्चन आ गया। 2 साल से जनजातियों से क्वेश्चन पीसेस नहीं पूछ रहा है, इस बार तो हो सकता है पूछ ही ले। तो एक साइड सूची एक में आपको जनजातियों के नाम दिए हैं, दूसरी साइड एरिया दिया है कि किस क्षेत्र में वो मिल जाते हैं। चलिए मिला लेंगे। ऐसा क्या है, सबसे पहले जो आपको पता हो वो मैच करिए। तो सबसे ज्यादा हमको एनु जो है वो पता है, वो जापान की है। तो क्या इससे बन रहा है क्या, सी का 1 कहाँ पे दिया है, सी का 1 केवल एक में ही है, सी में बन रहा है। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि मुझे ये याद है आपको भी याद हो, नहीं। तो आप अन्य जो अन्य है उसको देखिए, जो आपको याद हो पहले आप उसको कीजिए। ठीक है, जैसे आप देखिए जो बद्दू है ना, ये कई बार पूछी गई है। ठीक है, ये जो बद्दू जनजाति है कहाँ है, ये डी की जो बद्दू जनजाति है ना, पता नहीं कितनी बार इसको पूछ चुके हैं, और ये हो जाएगी अरब की। ठीक है, तो ये अरब की है। एनू हमने बताया जापान की है। और खिरगिज कहाँ की है, तो ये जो खिरगिज जनजाति है ना, ये आपको मेरे ख्याल से मध्य एशिया में मिल जाएगी। फिर बची बुशमैन और ये कालाहारी की है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। हालांकि हमको तो एक ही बार में उत्तर मिल गया था। यहाँ पे देख लीजिए क्या बोलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, कि जो खिरगिज है वो मिड एशिया, पामीर के पठार और तिएन शियान पर्वतमाला पे मिलती है। यदि वही बुशमैन की बात करें तो आपको कालाहारी मरुस्थल मिलेगी। एनु ये जापान होकाइडो और शखालिन द्वीप पे मिलेगी। तो जापान के जो 4 द्वीप है ना, उन्हें उत्तर से दक्षिण में लगाने को क्रम में आता है। तो होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और नहीं, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और सिकोकू, यही आपका उत्तर से दक्षिण क्रम भी है, और यही 4 द्वीप हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो सबसे उत्तरी द्वीप है ना जापान का, होकाइडो, यहाँ पे कौन सी जनजाति मिलती है, एनु। ठीक है, और बद्दू जो है ये अरब की है, हमद और नेफद मरुस्थल में मिलती है। जो दीमक है ना, दीमक होता है ना, एक कीड़ा होता है व्हाइट कलर का, उसको बुशमैन जनजाति चावल समझ करके खा जाती है। तो ये लोग सर्वभक्षी होते हैं, कुछ भी खा जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जनसंख्या और नगरीकरण से क्वेश्चन बना है। कह रहे हैं कि हाल ही में जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उसमें संबंधित अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। तो लिंगानुपात सबसे कम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। तो उत्तर देखिए, बौद्ध, सिख, जैन या मुस्लिम। तो जाहिर सी बात है ये थे भैया सिख। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो ये तो सबसे ज्यादा आपको ईसाइयों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार धर्म के आधार पर जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो सिख समुदाय में है। कितना, ओनली 903। ओवरऑल भारत का कितना था, वो था 943। यूपी का अपने कितना है, वो है 912, यानी कि 912। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए कि हिंदू, मुस्लिम, जैन तथा बौद्ध संप्रदाय में लिंगानुपात कितना है। तो हिंदुओं में 939 है, मुस्लिमों में देखें तो 951 है, जैन में 954 है, तथा 965 किस में है, बौद्ध में है। वहीं सबसे ज्यादा किस में है, ईसाइयों में, और 1023। ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चन बना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। अब देखिए यही क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन पूछा है आरओ ने, और उत्तर गलत दिया है। उत्तर उन्होंने मतलब कि यूपी दे दिया है। हालांकि उन्होंने 2011 की जनगणना नाम उसमें ये चीज नहीं लिखी है, तो ये मेंशन नहीं किया। तो मैं सोच रही हूँ कहीं ऐसा ना हो जो मतलब कि उनके द्वारा, हालांकि आंसर की देंगे नहीं मतलब रिवाइज्ड वाली, लेकिन ये मतलब क्या बोलते हैं, यूपी को ही सही उत्तर न मान के ले जाएं कोई। लेकिन अगर कोई सी भी रिपोर्ट आई होती तो हम लोगों की नजर में तो रहती, किसी ना किसी ने तो इस रिपोर्ट को पढ़ा होता कि हाँ इस फलाने या ढिमकाने रिपोर्ट के अनुसार यूपी का जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक हो गया है।
लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, देखिए क्या होता है। चलिए फिलहाल के लिए इसका उत्तर जाने रहिए, ये हो जाएगा बिहार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो किसका है, बिहार का है। उसके बाद है वेस्ट बंगाल, ठीक है, उसके बाद मेरे ख्याल से केरल आता है शायद, ठीक है। अपना यूपी जो है वो चौथे नंबर पे आता है, ये मुझे पता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हो सकता है इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे दिखाया ही गया हो, तो एकदम सही बताया है मैंने आपको, ठीक है। बिहार का सबसे ज़्यादा है 1106, फिर वेस्ट बंगाल 1028, देन केरल का है 860, उसके बाद अपना यूपी चौथे पे आता है 829, ठीक है। और भारत का ओवरऑल जो है वो कितना है, 382 जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। तो भारत की अपेक्षा बिहार का देख रहे हैं 1106, मतलब कुछ भी चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, रॉन्ग बताना है, ठीक है। डिकेड और जनसंख्या वृद्धि परसेंटेज में कितना रहा है, तो इसमें ना एग्जैक्टली ईमानदारी से केवल एक ही आपसे जानना चाह रहे थे, बस उन्होंने ढेर सारा दे दिया है। तो कौन कौन सा डिकेड दिया हुआ है, एक तो 1971 से 81, और दूसरा 1981 से 91, तीसरा 1991 से 2001, और चौथा है 2001 से 11। तो अब देखिए यही चौथा ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि 2001 से 2011 के मध्य जो मतलब की जनसंख्या की 10 की वृद्धि रही है वो कितनी रही है, वो रही है 17.7%। इन्होंने क्या दिया है, 19.5%, ठीक है। बाकी सब ठीक ही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है मतलब की जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी होगी, तो ये क्वेश्चन 22 वाले में पूछा भी गया था, लेकिन दूसरे तरह से पूछा गया था, कार्यकारी जनसंख्या पूछा गया था, 15 से 59 वर्ष जो है वो, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 साल। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या ऐसा बताना है, हाँ बस ये कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि जहाँ हमारी जो है जनसंख्या का जो मतलब कि औसत उम्र है वो 29 साल है, वहीं जबकि मतलब कि उसका देखिए यूएस का देखिए तो 37 साल है, और जापान का कितना है, 48 साल, ठीक है। और चाइना की भी कितनी है, 37 साल, यानी कि सबसे ज़्यादा युवा आबादी कामकाजी जो है जनसंख्या अपने भारत देश में है, और वो सब बेचारे अपना कहाँ समय बिता रहे हैं, गेम खेलने में। चलिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इससे क्वेश्चन आ गया है। तो 46 तक क्वेश्चन हमने कर लिया है, क्योंकि इकोनॉमी से भी बहुत कम क्वेश्चन अगर बनते हैं तो लगभग 20-19 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। तो हम लोग इसको 4 क्वेश्चन आज कर लें फिर आगे करें तो अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग जो है अगली वीडियो में इकोनॉमिक्स से नहीं, पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक वाइक कर दीजिएगा फिर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।